कि 1000 लड़कों पर यहाँ पर ग्वालियर ज़िले में 840 लड़कियाँ हैं। महिलाओं की जो स्थिति है उसके मामले में देखा जाए तो प्रदेश का सबसे खराब जिला है। कि हम जब किसी का अपमान भी करना चाहते हैं तो महिलाओं का अपमान करना हमारे लिए आसान काम होता है। चाहे नियम लिखे गए हैं, चाहे कानून बनाए गए हैं, सब उनके द्वारा बनाए गए हैं जो पैट्रियार्कल हैं। Good morning viewers, this is Shruti Jain from Gwalior Bulletin. So today we have with us a special guest, Mr. Suresh Tomar, who is the Joint Director of Women and Child Development Madhya Pradesh. Welcome to the show, sir. Thank you, Shruti. So today we will be talking about women and patriarchy in the society. तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि हम आपके बारे में जानते हैं, आपका गवर्नमेंट सेक्टर में आना कैसे हुआ? अक्सर एक स्टीरियोटाइप देखा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में या तो तब आते हैं जब आपके पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज करते हैं या आप बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आपका कैसा सफ़र रहा है यहाँ तक आने का? देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर आने के लिए ये तो बिल्कुल सही बात है कि पेरेंट्स का प्रेशर था डेफिनेटली कि कोई ना कोई नौकरी करनी है। उससे पहले मुझे लगता है कि मेरा साहित्य में, विशेषकर उर्दू गज़ल और हिंदी साहित्य में बहुत रुचि थी। मैं चाहता था कि कविताएं लिखूं, कहानियां लिखूं, उर्दू में शायरी करूं। लेकिन एक साथ साथ में प्रेशर ये भी था कि इससे रोजी रोटी नहीं चलाई जा सकती है, कि दैनंदिन जीवन कैसे चलेगा। तो निश्चित रूप से ये तय किया गया कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ। उसके बाद में फिर मेरे कुछ मित्र थे, उनके बड़े भाई लोग जो है ना वो गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए थे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो फिर इस तरह से मेरा रुझान बना। बाकी मैं पढ़ने में कोई बहुत अच्छा नहीं था, पर मेरे साथ अच्छी चीज़ ये थी कि मेरा सामान्य ज्ञान जो होता है वो बहुत अच्छा था, और दूसरा साहित्य बहुत पढ़ता था और मेरी भाषा ठीक थी। और बाद में मुझे जब समझ में आया कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये दोनों फैक्टर बहुत काम आते हैं। तो इससे क्या है, लगभग 50% जो एग्ज़ाम का सिलेबस होता है वो इससे कवर होता है। तो फिर निश्चित रूप से फिर मैंने उसको चूज़ किया और उसके बाद में इसमें आ गया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो सर आपने पर्टिकुलर ये डिपार्टमेंट ही क्यों चूज़ किया? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि मैं पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता था या फिर पुलिस में जा सकता था। मेरे जो मार्क्स पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने आए थे उससे मैं कहीं भी जा सकता था। लेकिन मेरा एक इंक्लाइनेशन सोसाइटी के प्रति उस तरह से था, और मैं जिस तरह के बैकग्राउंड से आता हूँ कि मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो मुरैना है। महिलाओं की जो स्थिति है उसके मामले में देखा जाए तो प्रदेश का सबसे खराब जिला है। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में वो बात थी। तो जब हमने देखा कि महिला बाल विकास विभाग में भी कोई अधिकारी होता है तो मैंने उसको टॉप पे रखा और मेरा सिलेक्शन हो गया, और मेरी जो मेरिट लिस्ट थी उसमें मैं सबसे ऊपर था। जी। तो बिल्कुल सर, जैसे कि आपने ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी काम किया है इसके बारे में, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे उसकी ग्वालियर का सेक्स रेशियो 862/1000 मेल्स है, जो कि डेफिनेटली हमें जेंडर इम्बैलेंस दर्शाता है, और आपसे बेहतर इसकी ग्राउंड रियलिटी पर कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस कोई नहीं बता सकता। तो सर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, क्या है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसा डाटा है जिसमें हम चाइल्ड सेक्स रेशियो या सेक्स रेशियो के माध्यम से हम पता करते हैं। सामान्य समाज में इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन हर एक जनगणना के माध्यम से हर एक ज़िले का, हर एक प्रदेश का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो पता करते हैं, और उससे ये पता चलता है कि वास्तव में महिलाओं की उस पर्टिकुलर इलाके में किस तरह की स्थिति है। आप देखेंगे कि पूरे देश भर में कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, इसी तरह से मध्य प्रदेश का भी। मध्य प्रदेश अपने आप में एक इस तरह का राज्य है जिसमें एक कॉस्मोपॉलिटन जैसा टच आता है। ये क्या है कि मध्य प्रदेश कई तरह के लोगों से मिलकर बना है। इसमें आदिवासी क्षेत्र भी हैं, लेकिन हमारा भिंड मुरैना भी है। अब आप देखेंगे कि भिंड मुरैना और जो ग्वालियर चंबल का जो पूरा इलाका है, यहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत कम। मैं बता देता हूँ, 2-3 जिलों का तो बता ही देता हूँ जिससे आपको स्पष्ट होगा कि 1000 लड़कों पर यहाँ पर मुरैना ज़िले में केवल 829 लड़कियाँ हैं, ग्वालियर ज़िले में 840 लड़कियाँ हैं, और भिंड में 843 लड़कियाँ हैं। आप समझ सकते हैं कि ये तीनों ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 20-20 लाख होगी। इस हर एक ज़िले में पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं 2 लाख कम हर एक ज़िले में। यानी कि तीनों जिलों को हम मिलाएं तो कम से कम 5 से लेकर 6 लाख महिलाएं केवल 3 जिलों में कम। 60 लाख की जनसंख्या में कम से कम 5 लाख महिलाएं कम हैं।
तो अगर महिलाएं कम हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा सोसाइटी पर कि महिलाओं की स्थिति तो खराब है ही, महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी ज़्यादा होगी। और यही कारण है, और इसीलिए इस इलाके में जो जिसको कहें हम एक तरह से कि सीवियर पैट्रियार्की है, तो ये पैट्रियार्की का फ़र्क ये है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर कम हो जाते हैं और महिलाओं के खिलाफ हर एक क्षेत्र में, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या घर से बाहर की हिंसा हो या सेक्सुअल वायलेंस हो, सभी अपने आप वो जो सोशल स्ट्रक्चर है उस वो जो है ना वो बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। सर जैसे कि आपने तो सिस्टम में रहकर काम किया है, पर एज ए इंडिविजुअल हम जब अपने आसपास पेट्रियार्की, मिसोजिनी, जेंडर इनइक्वालिटी देखते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि कभी रोड पर दो लोगों की लड़ाई हो रही हो तो वहाँ पर वुमेन सेंट्रिक स्लर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत लगता है। अगर जिसे पता होगा कि पेट्रियार्की क्यों नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, तो एज ए इंडिविजुअल हम अपने आसपास ये सब कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं मुरैना ज़िले से आता हूँ, मेरा जन्म वहाँ पर हुआ है और हम वहाँ पर देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि जब हम अम्बा से मुरैना के लिए या कहीं दूसरी जगह के लिए बस में सफ़र करते थे तो एक स्वाभाविक तौर पर एक तरह जो गालियाँ हैं वो महिलाओं के नाम से और पुरुषों को दी जाती हैं, लेकिन वो आपस में भी जब बात कर रहे होते हैं ना तो वो किसी को कोई गाली नहीं दे रहा है, ठीक है ना, किसी को अपमान नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम बस में चलते चलते जो है ना 100-200 गालियाँ सुन लेते थे बिला वजह। तो ये कारण क्या है इसके पीछे ये है कि हम जब किसी का अपमान भी करना चाहते हैं तो महिलाओं का अपमान करना हमारे लिए आसान काम होता है। और महिलाओं का अपमान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि महिलाएं दोजम दर्जे की हैं, हम पुरुष का सीधा अपमान करेंगे तो ये जो है ना हमें रिटेलिएट कर सकता है, लेकिन हम दोनों चूँकि पैट्रियार्कल हैं तो अगर हमारे घर की या इसके घर की महिला का अपमान हो रहा होगा तो वो उसके लिए बहुत महत्व नहीं रखता। तो ये उसके पीछे मानसिकता रहती है और इसका हमको विरोध करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं लगातार इसी इलाके में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि मैंने पिछले 10-15 साल में कभी किसी को गाली दी हो। इवन हम जब कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हैं या ऐसी परिस्थिति में होते हैं, अकेले होते हैं और जैसे कोई सामने से आ जाता है तो क्या होता है कि हम अपने आप में गाली दे देते हैं, हवा में गाली देते हैं। लेकिन हमको सबको इस बात को अगर हम समझेंगे तो निश्चित रूप से फिर सुधार आ सकता है। बिल्कुल सर, जैसे कि ये चीज़ तो है ही कि हम सुधार ला सकते हैं। जैसे आपने अभी डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, तो सर पर स्टिल हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, पर मैरिटल रेप स्टिल इज नॉट लीगलाइज, इज नॉट क्रिमिनलाइज इन इंडिया। देखिए क्या है कि यही बात है कि जो चाहे नियम लिखे गए हैं, चाहे कानून बनाए गए हैं, सब उनके द्वारा बनाए गए हैं जो पैट्रियार्कल है। जो जज काम करते हैं, जो सिस्टम में लोग काम करते हैं, अगर भिंड मुरैना में पुलिस काम कर रही है तो पुलिस पैट्रियार्कल है, आप इसको समझिए, और हम सब पैट्रियार्कल हैं। तो हमें चाहे जितना प्रशिक्षण दिया जाए उसके बावजूद भी जब हमारे पास कोई सीधे गाइडलाइंस नहीं होते ना, जब हमको कोई कानून बनाना है और कानून के लिए हमारे पास प्रॉपर कोई गाइडलाइंस नहीं है या हमको कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, हमारे पास रिटर्न कोई उसके लिए नॉर्म्स नहीं है, तो फिर क्या होता है कि हमारा अपना जो माइंड सेट होता है, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, उसके आधार पर हम नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो निश्चित रूप से वो कानून, उनकी व्याख्या सब पैट्रियार्कल हो जाती है। जिस दिन सभी जजेस का, सभी पुलिस ऑफिसर्स का जेंडर के विषय को लेकर ओरिएंटेशन हो जाएगा ना, तो उसके बाद हो सकता है कि जज जो है ना उस तरह की पैट्रियार्कल व्याख्या नहीं करेगा, संसद उस तरह की कानून नहीं बनाएगी। लगातार कानून बन रहे हैं, महिलाओं के पक्ष में कानून बन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी व्याख्या जो है ना वो महिलाओं के पक्ष में नहीं हो पाती है, यही उसका कारण है। तो इसीलिए जेंडर इक्वलिटी पर, स्त्री पुरुष की जो समानता है उस पर परिवारों में, समाज में लगातार संवाद होने की ज़रूरत है। मैं और आप दोनों लोग मिलकर इसको अभी बात कर रहे हैं, इस बात को कई लोग सुनेंगे, तो ये संवाद जो है ना इसका अपना एक मायना है, क्योंकि ये लोगों तक पहुंचेगा तो निश्चित रूप से उनकी मानसिकता में परिवर्तन आएगा। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि ये बेसिकली माइंडसेट और मेंटालिटी की बात होती है, और आपने हमारे जुडिशरी सिस्टम की भी बात की। तो रिसेंटली एक केस आया जिसमें IIT गुवाहाटी में हमारे पास ये वर्डिक्ट आया, जो रेप एक्यूज को इस ग्राउंड पर बेल दी गई कि वो फ्यूचर असेट है। तो सर आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी कितना भी बड़ा असेट है ना, कितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन अगर वो समाज में जाकर कुछ नेगेटिविटी फैला रहा है और उसके समाज में जाने से महिलाएं असुरक्षित हैं, तो उस असेट को हमको असेट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो जो महिलाएं हैं
है ना, समाज में जो काम कर रही हैं, जो घर से बाहर निकल रही हैं, वो भी तो असेट हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि फ्यूचर असेट है तो इस वजह से उसको बेल दे दी जाए। उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए, और नहीं तो कम से कम रिफॉर्म होम में उसको रख के उसको सुधार किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम आकलन कर लें कि अब इसकी मानसिकता में सुधार हो गया है, तो उसके बाद फिर उसको समाज में भेजा जा सकता है। बिल्कुल सर, उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेने चाहिए। बिल्कुल लेने चाहिए। हम इस तरह से किसी भी रेपिस्ट को या किसी गलत व्यक्ति को या जो मिसोजिनिस्ट है उसको हम समाज में इस तरह से खुला नहीं छोड़ सकते। उसका ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। सर जैसे कि हम सोशल मीडिया पे आजकल हम सभी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, हम कभी देखते हैं कोई जेंडर इक्वालिटी पोस्ट हो तो उसमें नीचे कमेंट्स होते हैं #NotAllMen। तो आपको लगता है कि नॉट ऑल मैन कितना जस्टिफाइबल है इस सोसाइटी में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक शब्द जिसका हम इस्तेमाल करते हैं फेमिनिस्ट, तो फेमिनिस्ट का तात्पर्य ये होता है कि जो स्त्री और पुरुष की समानता में भरोसा रखता है। जी सर। अब बहुत सारी स्त्रियां फेमिनिस्ट हो सकती हैं, बहुत सारे पुरुष भी फेमिनिस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि जो पैट्रियार्की है वो सरफेस पर हमको ऐसा लगता है कि वो पुरुषों के पक्ष में है, लेकिन वो वास्तविकता ये है कि वो किसी के भी पक्ष में नहीं है। पैट्रियार्की जो है ना वो समाज के और परिवार के विरोध में है, तो सभी को उसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। पर इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादातर पुरुष जो है ना वो पैट्रियार्कल होते हैं, और चूँकि महिलाएं उसका सब्जेक्ट होती हैं, इसलिए जो फेमिनिज्म है या जेंडर इक्वलिटी है, महिलाओं को उसको समझने में आसानी होती है। परंतु ये बात भी बिल्कुल सही है कि कुछ महिलाएं भी बहुत पैट्रियार्कल हैं, क्योंकि पैट्रियार्की जो है ना वो बेसिकली देखा जाए तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसा है। जिस परिवार में पैट्रियार्की होगी और उसमें महिलाएं भी रहते हैं, पुरुष भी रहते हैं, तो जो कुछ चल रहा है उसमें हर एक कोई सीखता है। वो पुरुष भी सीखता है, स्त्री भी सीखती है। इसलिए कई बार आप देखते हैं कि कुछ महिलाएं बहुत पैट्रियार्कल होती हैं, वो अपने बेटों का, है ना, घर के पुरुष सदस्यों का बहुत फेवर करती हैं, और बाकायदा वो महिलाएं ही डिस्क्रिमिनेशन करती हैं। वो अपनी बेटी के प्रति डिस्क्रिमिनेशन करेंगी, अपने बेटे को ज़्यादा प्रश्रय देंगी। तो ये पैट्रियार्कल जो है ना माइंड सेट होता है, वो पुरुष का भी हो सकता है और स्त्री का भी हो सकता है। सर जैसे कि सर आपने बताया ये सब बेसिकली माइंडसेट के बेसिस पे लोग ऐसा करते हैं, तो पर हम उन लोगों को कैसे समझाएं जिनकी कंडीशनिंग ही पैट्रियार्कल सराउंडिंग्स में हुई है? जब हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि फेमिनिज्म बहुत ज़रूरी है और उन लोगों ने जो पैट्रियार्की को नॉर्मलाइज कर दिया वो कितना गलत है, तो हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं? देखिए, उनको ये समझाया जाना जरूरी है कि पैट्रियार्की जो है ना या जेंडर इनइक्वलिटी है वो केवल महिलाओं को नुकसान नहीं पहुंचाती है ना, वो पुरुषों को भी उतना ही नुकसान पहुंचाती है। कोई भी पैट्रियार्कल पुरुष आप देखिए कि पैट्रियार्कल जो पुरुष होता है उसकी एक प्रवृत्ति होती है कि वो सभी पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। वो घर में डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है। अब आप सोचिए कि जो घर में डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है, लोग उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं? मैं अगर अपने घर में हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, और मैं घर में आते ही जो है ना आदेश देना शुरू कर देता हूँ, सबको डांटता हूँ, सबको फटकारता हूँ, सबको बेइज्जत करता हूँ, तो उसके बाद की जो परिस्थिति है उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या फिर उस परिवार का प्रेम मुझे मिलेगा? तो पैट्रियार्की ये पुरुष को समझाया जाना जरूरी है कि पैट्रियार्कल पुरुष जो है ना कभी भी अपनापन और प्रेम नहीं पा सकता। तो इसलिए अब जब हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे, संवाद करेंगे, और पैट्रियार्की तो हज़ारों सालों से है, तो किसी का भी जो माइंडसेट तैयार हुआ है वो हज़ारों साल का प्रशिक्षण उसके पीछे, तो बदलने में समय लगेगा। आप ये ना सोचें कि आप एक बार बात करेंगे कि नहीं आपको परिवार में स्त्री पुरुष को बीच में बराबरी रखनी चाहिए तो बराबरी रखना शुरू कर देगा। नहीं, उसको कई चरण में, है ना, कई स्टेप्स में हमको उसको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके वो समझ पाएगा। और जब तक इन डेप्थ उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक वो उसको फॉलो, तब तक वो उसे कोड तक नहीं समझ पाएंगे कि बिल्कुल गलत। और ये समझाया जाना जरूरी है, और ज़्यादातर पुरुष इसको समझ सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिविटी है। नेगेटिव बात की बनिस्बत पॉजिटिव बात को ज़्यादा आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन चूँकि वो उसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ गार्बेज भरा हुआ है, पैट्रियार्कल गार्बेज जिसको कहेंगे, तो सबसे पहले उसको निकालना जरूरी है। उसके बाद में फिर हम इक्वलिटी की का जो थॉट है फिर उसके दिमाग में डाल सकते हैं। सर जैसे कि आप ग्वालियर में 10 सालों से बिटिया उत्सव करा रहे हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड, तो सर इसके पीछे की सोच ये कैसे शुरू हुआ और आज तक का सफर इसका कैसा? देखिए, हम लोग पूरा ग्वालियर चंबल रीजन में गांव-गांव जाके काम करते थे। हम अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रशिक्षण करते थे, है ना। आंगनवाड़ी वर्कर्स के जो नाट्य दल थे, एक बांधो मुट्ठी है ना, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर का नाट्य दल है,
उसको ले जाके गांव-गांव में हम प्रदर्शन करते थे। हम कॉलेज और स्कूल में जाके बच्चों के बीच में पैट्रियार्की और जेंडर इक्वलिटी को लेके बात करते थे और कि ये बताने की भिंड मुरैना के गांव में जाके बताने की कोशिश करते थे कि यहाँ पर कितना जेंडर इम्बैलेंस है, लड़कियों की संख्या कितनी कम है, लड़कियों की संख्या कम होने का हमारे समाज पर क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और जब एक साल में फिर क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहता है 8 मार्च को, तो हमको लगता है कि एक सामान्य तौर पर हमारा विभाग हर एक जगह उसको सेलिब्रेट करता है, तो वो एक दिन का होता है। जब हमने सोचा कि हम पूरे साल भर काम करते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जिनके लिए काम करते हैं, तो उसका एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। अब सेलिब्रेशन में मुझे लगा कि महिला ओरिएंटेड बातचीत होनी चाहिए, नाटक होने चाहिए, फोक होना चाहिए, तो एक दिन में उसको समेटना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसको 4-5 दिन का एक समारोह जैसा बना दिया और हमने पूरे प्रदेश भर से, देश भर से वहाँ पर नाटक बुलाते थे जो महिला मुद्दों पर आधारित होते थे, कुछ फोक होता था और पूरे दिन फिर पूरे देश भर से जो साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं, दूसरे जो सोसाइटी में जो थिंकर्स हैं, जो उस मुद्दे पर अच्छे से बात कर सकते हैं, तो हमने फिर अलग अलग सेक्टर्स में महिलाओं की क्या स्थिति से बात करना शुरू किया। तो देखा कि वो एक बिटिया उत्सव का एक प्रोसेस बन गया और एक 4 या 5 दिन का सेलिब्रेशन वो शुरू हो। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं भी इसका पार्ट रह चुकी हूँ, जो मुझे काफ़ी पसंद आया था। और जब मेरा अगला सवाल है, हम अक्सर एडवर्टीजमेंट्स में काफ़ी योजनाएं देखते हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजनाएं, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ योजनाएं बताना चाहें जो वुमेन वेलफेयर के बारे में हो। देखिए, महिला बाल विकास विभाग कई सारी योजनाएं चलाता है। एक सबसे पहला तो ये है कि वो ICDS एक स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। उसमें हम आंगनबाड़ियाँ पूरे प्रदेश भर में खुली हुई हैं, तो आंगनबाड़ियों के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं का हम लोगों को लाभ देते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना है, प्रदेश में लगभग 40 लाख बालिकाओं को इसका लाभ मिल चुका है और उनको लगातार उसमें ये है कि जब वो 21 साल की हो जाएगी तो उसको लगभग 1,25,000 रुपये मिलेगा। उससे पहले भी कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी, वजीफा मिलता रहेगा। तो उसमें यही है कि हम बालिकाओं का एक होता ना, एक इकोनॉमिक बर्डन जैसी एक मानसिकता होती है, तो सरकार उसमें एक हेल्प करती है। तो इस तरह से लगभग 40 लाख बालिकाएँ हैं जिनको हम पिछले 12-15 साल में लाभ दे चुके हैं। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है मातृत्व सहायता योजना। जब महिला पहली बार गर्भवती होती है तो उसको मातृत्व में सहायता देने की लगभग 5,000 रुपये की राशि हर एक महिला को दी जाती है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्कीम बनाई गई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक निर्भया फंड बनाया और निर्भया फंड में की राशि से हर एक ज़िले में एक 1 स्टॉप सेंटर बनाया गया है। 1 स्टॉप सेंटर सखी कहते हैं उसको। 1 स्टॉप सेंटर में कोई भी महिला जो किसी भी तरह से प्रताड़ित है, किसी भी तरह की परेशानी में, वो महिला वहाँ पर जा सकती है। हर एक ज़िले में बना हुआ है और वहाँ पर उसको सबसे पहले तो शेल्टर मिलेगा। अगर उसको किसी तरह की लीगल एड की ज़रूरत है तो उस तरह से कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहाँ पर 0 पर अगर कोई उसके साथ हिंसा हुई है तो 0 पर FIR दर्ज हो सकती है और उसके बाद रिहेबिलिटेशन का काम किया जाएगा। तो एक इस तरह से कहे कि एक अम्ब्रेला के नीचे एक महिला को कई सारी स्कीम्स का फ़ायदा दिया जा सकता है और कोई भी महिला जो डिजर्टेड है या किसी की हिंसा का शिकार है तो वो महिला वहाँ पर जा सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। तो सर, आपके और आपके डिपार्टमेंट के फ्यूचर प्लान्स क्या है जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने के लिए? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चलाई हुई है, उसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो हमारे लगभग 40-45 जिलों में है। अब और इसके बाद में अब हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है कि हम महिलाओं का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे किया जाए, इस दिशा में सोच रहे हैं। और कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं उनको अपने प्रपोजल भेज रहे हैं कि किस तरह से स्पेशली जो ग्वालियर चंबल रीजन है उसमें महिलाओं के आर्थिक उन्नयन के लिए किस तरह से काम किया जाए, इस विषय पर काम कर रहे हैं। क्योंकि सिमोन द बुआ ने कहा है कि अगर महिला को अपने पैर पर खड़ा होना है तो उसका बटुआ भारी होना चाहिए। तो हर एक महिला की अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। बिल्कुल सर। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट्स योर मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया? देखिए, आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो जेंडर इक्वलिटी है वही फ्यूचर है। हर एक जो भी सदस्य है समाज का उसको बराबर के अधिकार हैं, इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर के अधिकार हैं और दोनों बराबर के इंडिविजुअल हैं। इसलिए हमको जेंडर इक्वलिटी वो अपनानी ही पड़ेगी और अगर आप जेंडर इक्वलिटी अपनाते हैं तो आप समझिए कि आप बेहतर इंसान बनेंगे
आप एक बेहतर परिवार के सदस्य होंगे, आप भी एक बेहतर समाज के सदस्य होंगे और अपना जो देश है ना उसको आगे ले जाने में सहायक बन पाएंगे।